हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि CGPSC मेंस के 5th पेपर में आपको लिखने होते हैं। उसमें मेंस का एग्ज़ाम लिया गया था, जिसमें मॉडल आंसर दिया गया है। उसमें मॉडल आंसर किस प्रकार से लिखने होते हैं आपको अच्छे से सिस्टमेटिक टाइप से, इस प्रकार से आप देख पाएंगे। जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि पहले प्रश्न 2 अंक दिए रहते हैं और 30 शब्द सीमा होती है। उसमें लगभग सभी चीज़ों को आपको, अगर आप बन रहा है तो पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करें। 4 लाइन आपको दिए जाते हैं, 4-5 लाइन आपको इस प्रकार से लिखने होते हैं। जैसे कि पूछा गया था कि टिकाऊ कृषि में सूक्ष्म सिंचाई के महत्व को बताइए। सूक्ष्म सिंचाई 50 से 90% तक जल उपयोग दक्षता सीमित सुनिश्चित करती है। बाढ़ सिंचाई की तुलना में पानी का बचत औसतन 32 और 30 के साथ ही 30 और 50 है। बिजली की खपत में काफ़ी गिरावट आती है और सूक्ष्म सिंचाई अपनाने से उर्वरकों की बचत होती है। फल और सब्जियों के औसत उत्पादकता में वृद्धि, और इससे किसानों की आय में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर इस प्रकार से किसी रिपोर्ट के बारे में भी पूछा जाता है। दामोदरन समिति की जानकारी के अनुसार रिपोर्ट को बताइए। तो दामोदरन समिति वर्ष 2011 में आई थी। दामोदरन समिति के प्रमुख सुझाव निम्नवत हैं। बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों को उपयोगकर्ता शुल्क को घटाने की सिफारिश की। बैंक खातों में न्यूनतम राशि बनाए रखने की आवश्यकता को हटाने की बात कही और ग्राहकों द्वारा बैंकों में ऋण हेतु बंधक रखी गई परिसंपत्तियां और उससे संबंधित दस्तावेज ऋण चुकाने के 15 दिनों के अंतराल में देने का सुझाव भी दिए गए थे। बैंकों से संबंधित शिकायतों के लिए एकीकृत सहायता केंद्र का भी सुझाव दिया गया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की क्या आशय हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों से आशय में दिए गया है, तो इस प्रकार से आपको पैराग्राफ में भी आप अच्छे से लिख सकते हैं कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियां वे ऋण हैं जो बैंकों द्वारा शुरुआत में अपने ग्राहकों को दिए गए, परंतु कुछ समय अंतराल के बाद इन ऋणों को वापस आना बंद हो गया, जिससे बैंक की आय रुक जाती है तथा उनके द्वारा दिए गए ऋण भी खतरे में पड़ जाता है। यदि मूलधन भुगतान 91 दिन से तथा ब्याज भुगतान 365 दिन से अधिक रोक दिया जाए तो ऋण को गैर निष्पादित संपत्ति बन जाता है। निरपेक्ष गरीबी से क्या तात्पर्य है। निरपेक्ष गरीबी न्यूनतम आय अथवा उपभोक्ता स्तर पर आधारित होती है। इसका निर्धारण करते समय मनुष्यों की पोषण आवश्यकताओं तथा अनिवार्यताओं के आधार पर आय या उपभोग में न्यूनतम स्तर ज्ञात किया जाता है। इससे न्यूनतम निर्धारित स्तर के कम व्यय करने वाले व्यक्ति को गरीब या गरीबी रेखा से नीचे रखा जाता है या रहने वाला कहा जाता है। गरीबी के इस प्रतिमान में हेड काउंट अनुपात का प्रयोग किया जाता है। हेड काउंट अनुपात समाज के लोगों का वह अनुपात या प्रतिशत है जिनकी आय या खर्च गरीबी रेखा से नीचे रहती है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे लिखेंगे, तो इस प्रकार से दिया है। तो 4 लाइन में, 3 लाइन में इस प्रकार से अच्छे से लिखा जा सकता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से आशय किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के निवासियों द्वारा घरेलू सीमाएं और देश के भीतर के बाहर किए गए वस्तुएं सेवाओं के अंतिम उत्पाद के मौद्रिक मूल्य से है। इसमें देश के निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को जोड़ा जाता है। यहाँ विदेशी नागरिकों द्वारा देश में अर्जित आय को घटा दिया जाता है। इस अंतिम उत्पाद में मूल्यह्रास की राशि को निकाल लिया जाता है। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन का उद्देश्य बताइए। तो इस प्रकार से उद्देश्य में आपको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से टू दी पॉइंट भी आपको लिखा जा सकता है। 10 सितंबर 2021 को राज्य के 14 जिलों में प्रारंभ किया गया। राज्य के किसानों को धान्य फसलों की उचित कीमत दिलाना तथा अनुदान देकर खरीदी की व्यवस्था, प्रोसेसिंग विशेषज्ञों की सलाह देकर लाभ दिलाना, आदिवासी क्षेत्र के किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ प्रदेश को नया पहचान दिलाना है। हमर जंगल हमर जमीन योजना को समझाइए। इस योजना का उद्देश्य 200 एकड़ भूमि को एक चक बनाकर किसानों को बेहतर कृषि के लिए सौंपना है। सर्वप्रथम इस योजना को ग्राम पंचायत कोहका मेटा जिला नारायणपुर से प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत कई सुविधाएं प्राप्त होती है, जैसे सिंचाई हेतु डबरी निर्माण, फेसिंग, भूमि समतलीकरण, उन्नत किस्म के खाद, बीज और दवाइयाँ उपलब्ध होगी। इस योजना में धान के अतिरिक्त केला, मुनगा, पपीता, गन्ना और अन्य नकदी फसलों के पौधे उगाए जाते रहे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के किन योजनाओं को शामिल किया गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राजीव गांधी ग्रामीण योजना को किस प्रकार से, डायरेक्ट आपके आंसर लिखना है कि इस योजना को वर्ष 2021-22 में इसे राज्य के समस्त जिलों में प्रारंभ किया गया है। इस योजना में शामिल योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजना है। किसान समृद्धि योजना, शाकंभरी योजना, लघुत्तम सिंचाई योजना, लघु सिंचाई योजना,
टारगेटिंग राइस फेलो एरिया अंतर्गत चेक डैम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनागत चेक डैम और हरित क्रांति विस्तार योजनागत निर्मित तालाब एवं चेक डैम। फिर आप मुद्रास्फीति, इस प्रकार से 30 शब्द सीमाओं को हम पार कर चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं 60 शब्द सीमा में, जो कि 4 अंकों का होगा। उसी को डबल कर देना है। पहले 30 शब्दों में लिखना था तो 2 नंबर मिलते थे, 60 शब्दों में आप लिखते हैं तो 4 नंबर दिए जाते हैं। तो मुद्रास्फीति के नियंत्रण के क्या क्या उपाय बताए गए, उनको अच्छे से आपको इस प्रकार से लिखना है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से 2 तरीकों को अपनाया जाता है। पहला मौद्रिक नीति होता है, दूसरा राजकोषीय नीति होता है। और उसको पॉइंट वाइज इस प्रकार से आपको अच्छे से बनाना है। पहले आप बात करते हैं मौद्रिक नीति की। यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की सर्वाधिक प्रचलित नीति है। मौद्रिक नीति के जरिए मुद्रास्फीति में कमी लाने के लिए मुख्यतः 3 उपाय किए जाते हैं: हेरू बैंक दर नीति, कैश रिजर्व रेशियो नीति और ओपन मार्केट ऑपरेशन नीति। वहीं मुद्रास्फीति पर नियंत्रण की राजकोषीय नीति में शामिल है कराधान, सरकारी खर्चा, पब्लिक बोरिंग आदि। इसके अलावा सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं में जैसे दाल, अनाज, तेल आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देना और कालाबाजारी रोकना भी राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है। तो मौद्रिक नीति और राजकोषीय 2 नीति होती है, इसके बारे में आपको डिटेल सीखना है। मौद्रिक नीति में सबसे महत्वपूर्ण है बैंक दर। यदि आरबीआई चाहता है कि बाजार में पैसे की आपूर्ति और तरलता बढ़े तो बैंक रेट को कम करेगा, और यदि वह चाहता है कि बाजार में पैसे की आपूर्ति और तरलता को कम हो तो बैंक रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो मुद्रास्फीति बढ़ने के दौरान केंद्रीय बैंक सामान्यतः रेपो रेट बढ़ाएगा और मुद्रास्फीति को होने के दौरान कम करेगा। तो इस प्रकार से अच्छे से आप लिख सकते हैं। सहकारी बैंक वाणिज्य बैंक से किस प्रकार भिन्न है? सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक से किस प्रकार भिन्न है? तो वाणिज्यिक बैंक संयुक्त स्टॉक बैंक है, जबकि सहकारी बैंक सहकारी संस्थाएं होती है। वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण के अधीन है, जबकि सहकारी बैंक समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन है। सहकारी बैंकों में वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कई तरह की बैंक की सेवाएं देने की कम क्षमता होती है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का दायरा सहकारी बैंकों की अपेक्षा अधिक है। तो इस प्रकार से अंतर लिखने की भी आवश्यकता है। सहकारी बैंकों की ब्याज दर वाणिज्य बैंकों की तुलना में अधिक रहती है। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है? ऑपरेशन ट्विस्ट पहली बार वर्ष 1961 में अमेरिकी डॉलर में मजबूत करने और अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया था। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत केंद्रीय बैंक दीर्घ अवधि के सरकारी ऋण पत्रों को खरीदने के लिए अल्पकालिक प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त आय को उपयोग करता है, जिससे लंबी अवधि के ऋण पत्रों पर ब्याज दरों के निर्धारण को आसानी होती है। और ऑपरेशन ट्विस्ट में अल्पकालिक प्रतिभूतियों को दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया जाता है। वैधानिक तरलता के अनुपात को समझाइए, 60 शब्दों में लिखना है, जिसे हम SLR के नाम से जानते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो होता है उसमें वैधानिक तरलता अनुपात, जिसे SLR जमा का न्यूनतम प्रतिशत है, जिसे एक वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है। यह मूल रूप से आरक्षित आवश्यकता है जो बैंकों से ग्राहकों को ऋण देने से पहले रखने की अपेक्षा की जाती है। SLR RBI द्वारा तय किया जाता है और भारत में ऋण वृद्धि पर नियंत्रण के एक रूप है। सरकार मुद्रास्फीति और ईंधन वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए SLR का उपयोग करती है। SLR बढ़ने से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा, जबकि वैधानिक तरलता दर घटने से अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। SLR बैंकिंग नियम विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24(2)A द्वारा निर्धारित किया गया है। भारत में पश्चिमी अपतटीय पेट्रोलियम क्षेत्रों का भी उल्लेख करने के लिए आपको लिखाने के लिए आ सकता है। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पेट्रोलियम ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरणीय संसाधन है। वाहनों में बढ़ते प्रयोग और औद्योगिकीकरण के कारण वर्तमान में पेट्रोलियम ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में उभरा है। पेट्रोलियम मुख्यतः टर्सरी काल की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ये चट्टानें भारत में लगभग 40 भागों में पाई जाती है। पश्चिमी तट पर गुजरात में अकलेश्वर, कलोल, मेहसाणा, नवागांव तथा कोसंबा पेट्रोलियम संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मुंबई से 107 किलोमीटर दूर अवस्थित मुंबई हाई का अपतटीय क्षेत्र भी 1976 के बाद पेट्रोलियम पदार्थों के प्रमुख उत्पाद स्थल के रूप में उभरा है। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में क्या अंतर है, इस प्रकार से अच्छे से आपको चार्ट बनाकर अच्छे से लिख सकते हैं। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार क्या होता है? यह अल्पकालिक वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। पूंजी बाजार क्या होता है? यह वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है, लेकिन यह मध्यम और लंबी अवधि के लिए होता है। लगभग 5 साल इसकी लंबी अवधि होती है। यह कम अवधि के लिए होता है। मुद्रा बाजार कार्यशील पूंजी होती है, जबकि पूंजी बाजार पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है। मुद्रा बाजार में केवल बॉन्ड के साथ काम करता है। उदाहरण स्वरूप वाणिज्यिक पत्र,
वाणिज्यिक बिल, ट्रेजरी बिल, यह सभी जो बिल होते हैं वह मुद्रा बाजार के अंतर्गत आते हैं। जबकि पूंजी बाजार में बॉन्ड या इक्विटी दोनों के साथ डील करता है और इसमें डिबेंचर, शेयर आदि इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। उच्च मात्रा में लेन देन के साथ जो होता है वो मुद्रा बाजार होता है और सभी मूल्य लेन देन से संबंधित होते हैं वो पूंजी बाजार होता है। केवल बैंक में होता है मुद्रा बाजार और वित्तीय संस्थान इसके लिए होते हैं पूंजी बाजार के लिए। आम जनता मुद्रा बाजार में ज़्यादा भाग नहीं लेती। आम जनता के लिए महत्वपूर्ण रूप से भाग लेती है पूंजी बाजार में। प्रधान नियामक RBI होता है मुद्रा बाजार का और पूंजी बाजार का प्रधान नियामक सेबी, IRDA और क्या होता है PFRDA, पेंशन फंड नियामक प्राधिकरण, इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। अदृश्य बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? बेरोजगारी जो प्रत्यक्ष रूप से न दिखाई दे अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है। यह उस समय होती है जब कोई व्यक्ति उत्पादन में कोई योगदान नहीं देता है जबकि प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता हुआ दिखाई देता है। माना कि किसी परिवार में 8 सदस्य हैं, सभी कृषि में लगे हैं। यदि 2 सदस्य कृषि कार्य को छोड़कर दूसरा काम करने लग जाए तो वहाँ उन्हें आय प्राप्त हो, लेकिन उनकी कृषि का उत्पादन अब भी उतना ही हो रहा है जितना पहले हो रहा था, तब वे कृषि में काम में लगे थे। इसका अर्थ यह हुआ कि वे बेरोजगार थे यद्यपि काम कर रहे थे। इसे अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। यह विशेष रूप से कृषि में होती है जहां कृषक के पारिवारिक सदस्य भूमि पर कार्य करने में संलग्न होते हैं किंतु दिए हुए उत्पादन के स्तर में कोई योगदान नहीं देते हैं। इस प्रकार उनकी सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य में धान खरीदी से लेकर किसानों को खाद, बीज, ऋण देने की तमाम सुविधाएं उपलब्ध की जाती है। तो सहकारी समिति क्या होता है, उस समिति के बारे में पहले आपको याद रखना होगा कि सहकारी समिति जो होता है वह राज्य में धान खरीदी से लेकर किसानों में खाद्य, बीज, ऋण देने तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। और छत्तीसगढ़ में 667 नई सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इन नई समितियों के गठन के बाद प्रदेश में सहकारी समितियों की संख्या 1333 से बढ़कर 2000 हो जाएगी। किसानों को कम से कम दूरी पर अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसा किया जाता है और किया जा रहा है। प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को अब पेट्रोल पंप के संचालन सहित अन्य व्यवसाय करने की भी अनुमति मिल सकती है। केंद्र की मोदी सरकार सहकारिता के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव की योजना पर काम कर रही है। सरकार ने नए पैक्स के गठन करने और छत्तीसगढ़ के साथ ही देश के सभी प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकृत करने की योजना बनाने की कार्य किया जा रहा है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारणों की चर्चा कीजिए। तो सार्वजनिक जो व्यय में वृद्धि के कारण के चर्चा करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको संपूर्ण रूप से लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।